वेजिटेबल फ्राइड राइस। सुबह के 7 बजे थे। शास्त्री नगर की कॉलोनी में हलचल होनी शुरू हो चुकी थी। कोई मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था, कोई सब्जी मंडी से। किसी के हाथ में दूध की बाल्टी थी, किसी के हाथों में ताजी ताजी सब्जियों की थैली। चल सुषमा, अब मैं चलती हूँ, नाश्ते का काम पूरा पड़ा हुआ है। अगर तेरे चक्कर में रही ना तो सीधा दोपहर में घर पहुंचूंगी। ये कहकर मोना एक कदम ही आगे बढ़ती है कि पुष्पा जी के घर की रसोई से एक सॉसपैन उड़ता हुआ आता है और उनके हाथ में बच जाता है और उनके हाथ से दूध की बाल्टी छूटकर गिर जाती है। अरे राम रे, हाथ तोड़ दिया। ये क्या मजाक है, बर्तन फेंक कर मार दिया। किसी की पर्सनल सेफ्टी नाम की चीज बची कि नहीं यहाँ इस कॉलोनी में? ऐसे अपने घर से सॉस पैन फेंक कर कौन मारता है? वो तो अच्छा है कि हाथ में जाकर बचा, अगर सर पर बच जाता तो मोहन भाई साहब तो भरी जवानी में अकेले हो जाते। कर्जा लिया था क्या तूने पुष्पा भाभी से? अरे मैं क्यों लूंगी किसी से कर्ज तो महेश भाई साहब मांगते फिरते मेरे घर भी आए थे। इन्होंने मना कर दिया लगता है, और शायद उसी का बदला निकाला पुष्पा ने। तभी एक चिमटा हवा में उड़ता हुआ आता है और सुषमा के पैरों के पास आकर गिर जाता है। अरे मोहल्ले वालों, देखो क्या कर रही है पुष्पा भाभी हम लोगों के साथ। और एक साथ सभी मोहल्ले वाले एकजुट होकर पुष्पा के घर के अंदर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि ये बर्तन की मारामारी पुष्पा नहीं, उसकी दोनों बहुएं आपस में कर रही हैं। तो आप कर लीजिए ना भाभी, सारा काम करने का ठेका मैंने लिया है क्या? नहीं लिया है तो अब ले ले। कैसे ले सकती हूँ भाभी? लेना तो सिर्फ आपने ही सीखा है ना, कभी अपनी सास से, कभी ससुर से, कभी देवर से। फिर बोली तू रुक जा, रुक तू। मेरा बीपी बढ़ाकर मुझे मारना चाहती है ना, तू रुक। बेलन कहाँ है? अभी तेरा सर फोड़ती हूँ। ये कहकर सीमा जैसे ही बेलन मारने के लिए ज्योति की ओर दौड़ती है। ज्योति रसोई से निकलकर हॉल में आ जाती है और दोनों देवरानी जेठानी पूरे मोहल्ले को उनके घर में खड़ा देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे बाप रे, एक दूसरे की दुश्मन बनी पड़ी है ये दोनों तो। पुष्पा की हालत इतनी खराब हो जाएगी, सोचा नहीं था। अगर तूने पहले ये चीजें संभाल ली होती तो शायद आज ये सब ना हो रहा था तेरे घर पर। मेरी सहानुभूति आपके साथ है पुष्पा भाभी। ये कहानी शुरू होती है पुष्पा के घर से। पुष्पा के 2 बेटे थे, करण और प्रेम। बड़े की शादी हो चुकी थी और दूसरे की बहू बस 2 दिन पहले आई थी। सभी को खाना परोसते हुए बड़ी बहू सीमा कहती है, खाइए मम्मी जी, और खाने की भरपूर बुराई कर लीजिए। अरे भाभी, अब आप शुरू मत हो जाइए। घर में नया मेंबर आया हुआ है, पहले ही दिन सब कुछ ज्योति के सामने खुल जाएगा तो उसका मुंह खुलते भी वक्त नहीं लगेगा। और खाने को लेकर फिर ड्रामा ना हो, इसीलिए तो मुझे इतनी हड़बड़ी में शादी करनी पड़ी। जरा लगाम लगा कर रखता तो बहू के बोली ऐसी तीखी ना निकलती करा। अरे मम्मी, सीमा मजाक कर रही है, जरा उसका एक्सप्रेशन तो देखो, हंसकर बोल रही वो। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि सीमा के हाथ में स्वाद तो है। वो जरा खाना ठीक से नहीं परोसती, पर आज परोस देगी। सभी को ठीक से खाना परोसना सीमा। अपने हिसाब से ठीक ही बना है करण जी, आप लोग खाइए तो। सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। ड्राई मिक्स वेज पराठे और जलेबी। नाश्ते में बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, पर वो कॉम्बिनेशन किस तरह से परोसा गया था वो जरा अजीब था। ये कैसी आड़ी टेढ़ी जलेबी बनाई है बहू तूने, और ये पीले पीले से क्यों लग रहा है? सूखी सब्जी का तेल बहते हुए जलेबी की तरफ आ गया है पापा। जलेबी ने ना तेल एब्जॉर्ब कर लिया और बेचारी पीली पड़ गई। और शायद जलेबी का रस बहता हुआ पराठों में आ गया है, इसलिए रोटी जरा मीठी सी लग रही है। और ये कटहल तो तारीफ के काबिल है। मिक्स वेज में कटहल, और वो भी इतने बड़े। बैंगन भिंडी कुछ भी डालने को बाकी नहीं छोड़ा तूने। मिक्स वेज क्यों, इसका नाम सब्जियों की दावत ही रख दे। और ये भिंडी आपने काटी भी है या बिना काटी कोरी भिंडी की सब्जी बना दी भाभी, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही थोड़ी ना सब आपके खाने की बुराई करते हैं। अब देखने में ये खाना कितना गंदा लग रहा है, खाने की हिम्मत नहीं हो रही है मुझे। अब यही खाना नई बहू के सामने मत परोस देना बहू। अगर ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी, हमारे घर में इस तरह का बेढंगा खाना बनता है। मेरे खाने से परेशान होकर ही आप लोग नई बहू को लेकर आए ना। एक काम कीजिए, खुद के मुंह को और तकलीफ मत दीजिए और ज्योति से रसोई पूजन आज ही करवाकर श्री गणेश कर दीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है इतनी गर्मी में रसोई में जाकर अपनी कमर तोड़ने का। मैं तो खुद बैठकर ठाठ से खाऊंगी। और शादी के तीसरे ही दिन पुष्पा अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे रसोई पूजन करने को कहती है। पर मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तब तो आपने कहा था कि
आपके घर में नई बहू को 3 महीने बाद ही रसोई में भेजा जाता है? अरे बहू, तो कौन सा मैं तुझे धक्का देकर रसोई में भेज रही हूँ। वो क्या है ना बहू, कल से खराब दिन शुरू होने वाले हैं। उसके बाद पंडित जी गांव चले जाएंगे, तो कैसे हो पाएगी तेरी पहली रसोई की रस्म। ठीक है मम्मी जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। और पुष्पा के कमरे से जाती ही ज्योति अपनी बड़ी बहन निकिता को कॉल लगाती है। आपने तो कहा था आपने पहले ही मेरे ससुराल वालों से बात कर ली थी दीदी, पर यहाँ तो ऐसा नहीं लग रहा। अभी तक मैं हनीमून पर भी नहीं गई और मम्मी मुझे रसोई पूजन करने को बोल रही हैं। एक बार मैं रसोई में गई ना तो फंस कर रह जाऊंगी। ठीक है, तू ना रसोई पूजन करने से इनकार कर दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रेम जी के मन में तेरे लिए डाउट आ जाएगा। एक तो अरेंज मैरिज, ऊपर से नाराज पति। यहाँ तो मैंने सोचा था ससुराल जाते ही तू सभी का दिल जीत लेगी और फिर मैं सही वक्त देकर प्रेम जी से तुझे अलग लेकर रखने की बात कर दूंगी, पर यहाँ तो तू पहले ही दिन विद्रोह करने पर आ गई है। तू अपनी जिठानी को ही हेड बने रहना देना चाहती है, तो फिर ठीक है। अरे दीदी, आपको मुझे समझाना चाहिए ना, कहाँ कुछ पता होता है मुझे। ठीक है, मैं अभी जाकर रसोई पूजन करती हूँ और सभी के लिए खाना बना देती हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर ज्योति रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू कर देती है। ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी देखते रह जाएंगे, और खाना डेकोरेट करने में तो मुझे महारत हासिल है, पर नॉर्मल डेकोरेट करने में मजा नहीं आएगा। आज मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, चटनी तैयार करती हूँ, फिर चटनी को पॉली बैग में भरकर पराठा और चावल को डेकोरेट करूंगी, यही सही रहेगा। हर छोटी बड़ी बारीकियों का ध्यान रखते हुए ज्योति खाना बनाना शुरू करती है। आलू की सब्जी, जिसमें कटे हुए आलू सारे के सारे एक ही साइज के थे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। सभी को छोंककर हर कटोरी में बराबर से भरा गया। चावल के ऊपर का डेकोरेशन देखते ही बन रहा था और ऐसे ही सभी प्लेट को बहुत ही खूबसूरती से सजाकर ज्योति खाना टेबल पर परोसती है। इसे बोलते हैं खाने की प्लेट। क्या खूबसूरती से प्लेट सजाई है बहू। मैं तो देखकर बता सकता हूँ खाना बहुत ही लाजवाब होने वाला है। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। ये कहकर हड़बड़ाता हुआ महेश जैसी गर्मा गर्म निवाला अपने मुंह में रखता है, उसकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है। क्या हुआ पापा जी, आपका चेहरा क्यों उतर गया? इतनी हड़बड़ी में गरम गरम पराठे मुंह में रखेंगे तो जबान तो जलेगी ना ज्योति। वो कहते हैं ना, खत के मजनू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो खाने की सजावट ही बता रही है कि खाना कितना लजीज होने वाला है। स्वाद की टेंशन तो तुम करो ही मत, और अपनी जेठानी को अच्छे से खाना परोसना। हमारी भाभी जरा आजकल नाराज है। सीमा भाभी के लिए मैंने हार्ट शेप के पराठे बनाए हैं। मेरी प्यारी जेठानी जी, ये लीजिए आपके लिए पराठे। अब आप सब खाना शुरू कीजिए। मुझसे तो इन चावलों में चम्मच तक नहीं डाला जा रहा है। कितना खूबसूरत है इसका डेकोरेशन, कहीं बिगड़ ना जाए, पर खाना तो पड़ेगा। सभी खाना शुरू करते हैं। इस खाने को खाकर ना एक एडवर्टाइजमेंट याद आ रही है। मम्मी जी, स्वाद कहाँ है? आप तो बड़ा कह रही थी मेरी नई बहू के हाथों का खाना खाऊंगी। तो आज पहली बार गई थी ना ज्योति रसोई में, हो जाती है चीजें 19-20। खाना बहुत बुरा बन गया है क्या मम्मी जी? नहीं बेटा, वो बात नहीं है। लगता है खाने को बहुत अच्छी तरह से सजाने में तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि छौंक में ना इतने तेल का इस्तेमाल नहीं होता, और चावल तो पूरे के पूरे कच्चे हैं। वही तो मम्मी जी, अगर ज्यादा पकाती तो इतनी खूबसूरती से वो प्लेट में खिले खिले थोड़ी ना दिखते। प्लेट जब तक अच्छे से सजाना हो तब तक मेरे हलक से खाना ही नहीं उतरता। अरे तो क्या प्रॉब्लम है इसमें ज्योति? हमारे घर में भी सभी को प्लेट सजा हुआ ही पसंद है, भले टेस्ट ना आए। और इस तरह पुष्पा के घर आ जाती है दूसरी बहू, और पहले ही दिन उसकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। अपनी किस्मत पर रोती हुई पुष्पा इस बारे में बात करने अपनी बहन को फोन लगाती है। सीमा के सामने तो मैंने बोल दिया जीजी के 19-20 का फर्क हो जाता है, पर ये 19-20 नहीं, ये तो 9-20 का फर्क निकला। खाने में जरा स्वाद नहीं था। क्या किस्मत पाई है मैंने। बड़ी बहू ऐसी जिसके हाथ में स्वाद तो है पर खाने को खिचड़ी की तरह परोस देती है। दूसरी ऐसी जो खाना ऐसा सर्व करती है जैसे शेफ हो, पर खाने में स्वाद जरा भी नहीं। एक दिन में तू ना ज्यादा टेंशन ले रही है। अरे भाई, नए माहौल में चीजें बिगड़ जाती है, भूल गई क्या? जब तेरी शादी हुई थी पहले दिन कैसे घबराहट में तूने अपनी सास को जले हुए पराठे परोस दिए थे। अरे हाँ जी, ठीक कह रही हैं आप। मैं ना बेकार में ही जी जला रही थी। और पुष्पा अपनी बहू से हर तरह के ट्रायल्स लेती है, पर जिसे खाने में स्वाद डालना आता ही नहीं,
वो खाने में स्वाद फूंके तो कैसे। सवेरे सवेरे नाश्ते में सीमा पोहे बनाकर अपने ससुराल वालों के लिए लाती है। ओहो बहू, कम से कम बर्तन तो पोंछ लिया कर। देखे कैसे सर्फ लगी हुई है प्लेट में। मम्मी जी, मुझे तो ऐसे ही काम करने आता है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से 4 बजे उठो, बेटे को स्कूल भेजने के लिए तैयार करो, उसका टिफिन बनाओ, सभी का नाश्ता बनाओ, और ऊपर से आप सब वैभव के सामने ही खाने की बुराई करते थे, इसलिए अब ये टिफिन भी नहीं ले जाना चाहता। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं अपने फ्रेंड का टिफिन खा लेता हूँ ना, इसलिए। काश मैं आपको तीनों वक्त खाना बनाकर खिला पाती मम्मी जी, पर फिर जिठानी जी को लगेगा कि मैं उनका हिस्सा मार रही हूँ, इसलिए मैंने रात की ड्यूटी ले ली। नाश्ता बुरा मिलता है कोई बात नहीं, रात को अच्छा खाकर सोते तो हैं आप सब। काहे का अच्छा, ऐसा अध पका खाना था कि पूरी रात मुझे पेट में मरोड़े उठते रहे। जैसे कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना मैंने खाया ही नहीं है। ऐसा वाहियत खाना बनाती हो तुम कि मुझे नाश्ते के वक्त ही अपने लिए ज्यादा खाना बनाकर रखना पड़ता है। खुद का बनाया खाना ही 3-3 वक्त खाती हूँ मैं। वो तो आपको अपना मन मार कर करना पड़ता है भाभी, क्योंकि अगर आपने मेरा बनाया खाना खा लिया तो फिर किस बहाने आप मुझसे लड़ेंगी। कितना शोर होता है यहाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करना नाश्ता, जा रहा हूँ मैं। बिना नाश्ता किए ही घर के हल्ले गुल्ले से परेशान होकर वैभव स्कूल चला जाता है। थोड़ा बहुत किसी तरह खाकर प्रेम और करण भी अपने काम पर निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों बहुएं लाइन पर आई, तूने तो मुझे फोन करना ही बंद कर दिया पुष्पा। अरे कौन सी लाइन दिख गई जीजी आपको? यहाँ मेरे जीवन की लाइन सीधी होती दिख रही है मुझे। पिछले 3 महीने में 5 किलो वजन घट गया है मेरा। अरे भाई, मन का खाना नहीं मिलता, एक बहू का खाना देखकर खाया नहीं जाता, दूसरी का खाना खाने लायक नहीं होता, ऊपर से एक दूसरे को देखना नहीं चाहती दोनों। एक नाश्ता बनाती है तो एक रात का खाना। तो फिर दोपहर में क्या खाती है तू? तभी दरवाजे से इडली वाले की आवाज आती है। इडली वाला आ गया जीजी, फोन रखती हूँ। दोपहर में ना 4 इडली ही खाकर गुजारा करना पड़ता है मुझे। इडली लेकर पुष्पा जैसे ही हॉल में जाकर खाना शुरू करती है, ज्योति वहां आती है। घर में 2 बहुओं के होते हुए भी आपको इडली खानी पड़ रही है मम्मी जी। आपके साथ जो हो रहा है ना, इस सब के जिम्मेदार सीमा भाभी हैं। खा कर मानेगी वो आपको। अपने कमरे में आराम से फोन चला रही सीमा अपना नाम सुनकर बाहर हॉल में आती है। किसका सर्वनाश हो गया? भगवान के नाम कम पड़ गए थे क्या, जो सीमा के नाम का रट्टा लगाया जा रहा है? खाकर मानेगी क्या तू मुझे ज्योति? अब क्या चाहिए तुझे? क्यों खाऊंगी आपको, खाए आपके कर्म। अपनी सास को गंदे हाथों की बनी इडली जो खिलवाती हैं आप। मैं खिलवाती हूँ? मतलब कुछ भी? इडली मैं लेकर आई थी क्या? अब मम्मी जी को मेरे हाथ का खाना नहीं खाना तो मैं क्या करूँ? बस इसी बात पर रोज की तरह दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से लड़ना शुरू कर देती हैं। तभी दरवाजे पर अपना स्कूल बैग लिए वैभव आता है। सुबह मैं गया तो तब भी दोनों लड़ रही थी, अब भी लड़ रही है। मुझे दवा दो दादी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हो गया वैभव बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो कमरे में, चाची सर दबा देगी। हाँ क्या हुआ बेटा, बहुत तेज धूप थी क्या बाहर? वैभव किसी से कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर सो जाता है और सीधा रात को ही अपने कमरे से बाहर निकलता है। इस वक्त भी देवरानी जेठानी में खाने को लेकर बहस चल रही थी। कल मेरे स्कूल में फैमिली डे है, सभी को बुलाया है, अब सबको आना है। मैं अब सोने जा रहा हूँ। इससे क्या हो गया, जब देखो सोता ही रहता है। अगली सुबह सभी वैभव के स्कूल में जाते हैं, जहाँ फिर से सीमा और ज्योति आपस में बहस करना शुरू कर देती हैं। अब समझ में आया मुझे कि इस बच्चे की हालत ऐसी कैसे हो गई। एक तरफ तो आप लोग उसे यूनिटी सिखाते हैं और दूसरी तरफ खुद ही अपने परिवार में यूनिटी नहीं है। स्कूल में ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को साथ में भाग लेना होता है, वहाँ आपका बेटा आगे आना ही नहीं चाहता। हर वक्त कहता है सर में दर्द हो रहा है और पूरे क्लास में सोता रहता है। अब तो जरा सी आवाज भी इसे बर्दाश्त नहीं होती। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। घर का माहौल ऐसा रहेगा तो बच्चे के नाजुक दिल पर तो असर पड़ेगा ही पुष्पा जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम दोनों को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना बनाने वाली ही रख लेती हूँ। वैभव की हालत को जानकर ज्योति और सीमा हैरान हो जाती हैं। बच्चा अपने बड़ों से ही सीखता है दीदी, मुझे माफ कीजिए। और किसी खाना बनाने वाली को रखने की जरूरत नहीं मम्मी जी। आज रात का खाना हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बनाएंगे। और आज रात को खाने की तैयारी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर करती हैं। एक को चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करने की नॉलेज थी तो दूसरी के हाथों में था स्वाद। ज्योति सब्जियों को बारीक बारीक काट कर अपनी जेठानी को देती है।
इतनी सारी सब्जियां काटी है तूने। अब तू आराम से बैठ, मैं सब्जियों को सोते कर देती हूँ। एक तरफ चावल उबल रहे थे, एक तरफ सब्जियां सोते हो रही थी, और फिर तेल मसाला डालकर सीमा बना देती है फ्राइड राइस। फ्राइड राइस को खूबसूरत तरीके से गार्निश कर ज्योति सभी को परोसती है। आज घर कितना अच्छा लग रहा है ना दादी, सब कितने प्यार से साथ में बैठे हैं। सही बात है बेटा, और परिवार में तो मिल बांट कर ही रहना चाहिए। जैसे कि आज गाड़ी भैया ने चलाई और मैं आराम से पीछे बैठा रहा। फिर घर आकर भैया ने आराम कर लिया और मैंने पापा के पैरों में तेल लगा दिया। तेरी माँ और चाची रसोई में काम कर रही थी तो मैंने सभी के कमरों के चादर बदल दिए। ऐसे ही तो मिल बांट कर यूनिटी से घर चलता है बेटा। अब जल्दी से फ्राइड राइस खाकर बता कैसा बना है। पूरा परिवार एक साथ फ्राइड राइस खाता है और खाता ही रह जाता है। अरे वाह बहू, क्या चीज बना दी तूने, मजा आ गया। रेस्टोरेंट का खाना भी फेल है इस वेजिटेबल फ्राइड राइस के आगे। सच्ची पापा जी? सच्ची पापा जी? हाँ बेटा, इसके साथ तो सॉस की जरूरत भी महसूस नहीं पड़ी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों ने मिलकर खाना बनाया। अब से मिलकर ही बनाएंगे बेटा। हम दोनों के इस कलेश के कारण मोहल्ले वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो क्यों ना ये वेजिटेबल फ्राइड राइस पूरी सोसाइटी में बांटे जाए। और फाइनली देवरानी जेठानी के इस वेजिटेबल फ्राइड राइस को खाकर मोहल्ले वालों की भी नाराजगी खत्म हो जाती है और पुष्पा का पूरा परिवार खुश हो जाता है।